Hello guys, hello guys, welcome to Sigma Educations, my YouTube चैनल। आज हम देखते हैं इतिहास के बारे में, यानी इतिहास के एंशिएंट इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। जैसे कि हम एक फर्स्ट हेडिंग हम देखें अगर इसमें, तो हम पहली हेडिंग देखते हैं इतिहास। इतिहास कहते किसे और इतिहास होता क्या है, और इतिहास में हम किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इतिहास में किन किन घटनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि हमारे वर्ल्ड जो है, हमारा विश्व जितना है, उसमें आए दिन हर पल और हर सेकंड कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। क्या हम उन सबको इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं कर सकते? इसका भी कोई रीजन होता है। इतिहास में हम केवल कुछ ही घटनाओं को ऐड कर सकते हैं, जबकि हमारे पर डे कोई ना कोई घटना क्या घटित होती रहती है। तो हम सबको इतिहास में सम्मिलित नहीं कर सकते। सम्मिलित हम केवल उन्हीं घटनाओं को कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, केवल उन्हीं घटनाओं को सम्मिलित करेंगे जो मानव जीवन या भौगोलिक जीवन को क्या करे, प्रभावित। यानी ऐसी घटनाओं को ही केवल हम इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं क्या, जो मानव जीवन और भौगोलिक जीवन को क्या करे, प्रभावित करे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, और उसमें भी क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्या उसमें भी एक सीक्वेंस होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। केवल उन्हीं घटनाओं को इतिहास सम्मिलित कर सकते हैं जो मानव जीवन को भौगोलिक जीवन को क्या करे, प्रभावित करे और क्रमबद्धता हो। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, उनके क्या हो, साक्ष्य हो, यानी क्या, एविडेंस हो। जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले ही क्या, हमारा कोरोना काल चला था। उसमें क्या पूरी तरह से मानव जीवन, भौगोलिक स्थिति, लगभग सारी ही सब कुछ क्या प्रभावित हुआ, और उनका डेट सीक्वेंस जो था सब कुछ, और उसके हमें क्या एविडेंस भी है। तो यानी इन सभी घटनाएं, यानी कि जो घटनाएं इन सभी से संबंध रखती, केवल उन्हीं को क्या कह सकते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं, इतिहास। और इतिहास कहते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, साक्ष्य। यानी उनमें क्या होना चाहिए, हमारे साक्ष्य होने चाहिए, यानी कि एविडेंस होनी चाहिए। और एविडेंस हमारे प्राचीन काल से देखते हैं तो हमें एविडेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला एविडेंस कौन है, प्रतात्विक साक्ष्य। दूसरा एविडेंस साहित्य या लिटरेचर एविडेंस। नंबर 3 विदेशी विवरण, जो कि विदेशियों ने लिखा गया हो। प्रातात्विक साक्ष्य में हमारे क्या होता है, जो कि हमारे राजा महाराजा या उनसे पहली पीढ़ी जो थी, उनके द्वारा लिखे गए अभिलेख वगैरह, स्तंभ लेखों द्वारा, शिलालेखों द्वारा, या उनके बनाई हुई किसी वस्तु के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है पुराने टाइम में, उन्हें प्रातात्विक साक्ष्य कहते हैं। साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं, जो कि लिटरेचर होते हैं, एकदम कोई किताब है वो लिखी हुई है, और विदेशी रोड क्या, जिसमें विदेशी इंसान ने किसी के बारे में लिखा हो पुराने टाइम पे, तो उसे कहते हैं विदेशी रोड। जैसे प्रातिक साक्ष्य में हमारा पहला आता है अभिलेख। इसमें लेख का मतलब है किसी चीज पे लिखा होना है। अभी का है किसी कठोर सतह, यानी किसी अभिलेख का मतलब है किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। यानी कि किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया गया लेख को ही क्या कहते हैं, अभिलेख। अब अभिलेख भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अभिलेख क्या हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शिलालेख और नंबर 2 स्तंभ। शिलालेख ऐसा लेख होता है जिसमें किसी शिला के ऊपर किसी सूचना या किसी राजा का आदेश या किसी चीज को उत्कीर्ण करना ही क्या कहलाता है, शिलालेख कहलाता है। क्या कहलाता है, शिलालेख कहलाता है। स्तंभ लेख क्या होता है, हमारा स्तंभ लेख है हमारा, स्तंभ लेख किसी स्तंभ के ऊपर लिखना क्या कहलाता है, स्तंभ लेख कहलाता है। किसी स्तंभ के ऊपर लिखना ही क्या कहलाता है, स्तंभ लेख है। जैसे कि ये हमारा कोई स्तंभ है, इसके ऊपर लिखना, किसी सूचना या किसी चीज को उत्कीर्ण करना ही क्या कहलाता है, स्तंभ लेख। जो हमारा प्राचीन काल में जो स्तंभ हुआ करते थे, हमारे स्तंभ हुआ करते थे, उनके जिस हुआ करते थे उन पर जो अभिलेख लिखा जाते थे, उन्हें स्तंभ लेख कहा जाता है। यानी कि इसमें हम देखते हैं क्या, शिलालेख। पहला पॉइंट क्या है हमारा, शिलालेख क्या, जो ये मौर्य काल से स्टार्ट हुए थे। शिलालेखों का प्रारंभ कब से हुआ है, मौर्य काल से इनका प्रारंभ हुआ, जो कि किसके समय में हुआ, अशोक के टाइम। ऐसे स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख पर भी स्तंभों के ऊपर लिखना भी क्या
स्तंभ लेखों का प्रारंभ लगभग अशोक के टाइम से हुआ। जो स्तंभ लेख हमारे प्राचीन टाइम में हुआ थे, उसके स्तंभ लेख के ऊपरी सिरा यानी इस वाले भाग पर किसी पशु की आकृति क्या होती थी, उत्कीर्ण होती थी, और नीचे इस तरफ हमारा क्या अधोमुखी कमल यानी कि उल्टा कमल बनाता होता है, जिसे क्या कहते हैं अधोमुखी कमल। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट इस तरह से, और यहाँ हमारा क्या किसी पशु का होता था। इसकी ऊपरी हिस्से क्या कहा जाता है, फलक, ऊपरी हिस्से कहते हैं फलक। ये हमारा होता है अधोमुखी कमल, अधोमुखी कमल। और यहाँ एक चित्र बना होता है, उसे किसी पशु का चित्र हो सकता है, किसी भी, जिस पर ये लिखा जाता है उसे कहते हैं लाट। जिसे कहते हैं अशोक की लाट, सुना होगा लाट या यष्टि, इसे क्या बोलते हैं लाट या यष्टि। जो अशोक के टाइम में अभिलेख लिखाए जाते थे, यानी अशोक के टाइम में जो भी अभिलेख तैयार किए जाते थे वो पीले पत्थर के बनाए जाते। किसके, पीले पत्थर के। और जो पीला पत्थर था कहाँ से आया था, चुनार से लाया जाता। चुनार एक हमारा कर्नाटक की तरफ स्थान है, वहां से पत्थर लाया जाता, वो पीले रंग का पत्थर हुआ करता था, उस पर लिखा जाता। इसके अलावा हमारे कुछ अभिलेख इस और भी हैं, जैसे कि हमारे गुहा लेख, यानी गुफा के प्रवेश यानी केव है, उसकी एंट्री द्वार होता है, एंट्री डोर होता है, उस पर जो लिखे जाते हैं अभिलेख उन्हें गुहा लेख होता है। मृतभांड यानी कि जो प्राचीन टाइम के जो बर्तन है उनसे में जो जानकारी मिलती है उन्हें कहते हैं मृतभांड, यानी मिट्टी के बर्तनों से मिला। ताम्र पत्र, तांबे की कोई पात्र वगैरह होता है, पत्ते वगैरह, उस पर कुछ लिखे हुए साक्ष्य। प्रशस्ति, किसी राजा की प्रशंसा के बारे में लिखी जाने वाली बात को क्या कहते हैं, प्रशस्ति। मुद्राभिलेख किसी भी प्राचीन टाइम के किसी भी राजा महाराजा उसके राज्य की जानकारी देती है, यानी उस मुद्रा कहाँ की जानकारी दी, उस किसी राजा या उसके राज्य के बारे में जानकारी देती है। अब हम दूसरा देखते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य। क्या साहित्यिक साक्ष्यों को भी हम दो भागों में, क्या, नंबर एक धार्मिक साहित्य और नंबर दो धार्मिकतर। यानी धार्मिक ऐसे जिनमें धर्म के बारे में, जो धर्म से रिलेटिव हो उन्हें धार्मिक साहित्य कहते हैं, और धार्मिकतर जो धर्म से परे हो, यानी धर्म से थोड़ा साइड में रख के जो जानकारी दे उन्हें धार्मिकतर साहित्य कहते हैं। जैसे धार्मिक साहित्य में हमारा पहले नंबर पर आता है क्या, रामायण, महाभारत, कुरान या बाइबल। ये धार्मिक साहित्य जैसे हमें उस टाइम की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और धर्मेतर जैसे कि हमारी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र जैसे किशन ने, कौटिल्य ने, जैसे चाणक्य भी कहते हैं, और राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी। तो हमारा तीसरा पॉइंट इसी का क्या होता है जानकारी के लिए, विदेशी विवरण, यानी विदेशियों का भारत में आना या भारत के किसी देश में जाना, वहाँ की जानकारी इकट्ठी करना, उसे लिखना और उसको फिर पढ़ना, उसकी जानकारी लेना, वही कहलाता क्या, विदेशी विवरण। जैसे फयान ने जो लिखा है उपन्यास, वो कौन सा, फो कोको क्या है, ग्रंथ है, उपन्यास नहीं ग्रंथ है, जो कि 399 में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम कहाँ भारत आया था। दूसरा हमारा हैंसंग है, जो जिसकी रचना है CU की, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तीसरा हमारा मैगस्थनीज, जो कि इंडिया, जिसने क्या इंडिका लिखी, इंडिका में उसने भारत के बारे में काफ़ी जानकारी लिखी, और हम इंडिका पुस्तक पे स्पेशली बात करने वाले होंगे। अगर जब हमने ये देख लिया कि इतिहास में किन किन चीज़ों को साथ क्या कहते हैं, किन किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, किन बातों के आधार पर इतिहास में किन घटनाओं को सम्मिलित कर सकते हैं, और इतिहास को हम जानकारी हमें कैसे कैसे मिल सकती है, तो अब इतिहास का हम देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इतिहास का शाब्दिक अर्थ या इतिहास का संधि विच्छेद करें तो इतिहास, तो इसका बनता है इति प्लस हा प्लस हास। इसका इति का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार, हा का मतलब होता है वास्तव में, या हास का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। यानी क्या, इसका इतिहास का अगर परिभाषा लिखी जाए, इतिहास की परिभाषा, तो उसका मतलब क्या निकल के आया, परिभाषा क्या निकल के, इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है, इतिहास। अगर हम इतिहास को बांटते हैं, तो इतिहास को जो हम बांटते हैं वो तीन, इतिहास को जो हम बांटते हैं उसके मिलने वाले साक्ष्य और उनको पढ़े जाने के आधार पे हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा है। नंबर एक प्रागैतिहासिक काल, नंबर दो आदि ऐतिहासिक काल, नंबर तीन
ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल ना तो जिसके लिखित साक्ष्य हैं, जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो उन्हें पढ़ा किया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में ऐसे जिनके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उन्हें कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल ऐसा जिसके साक्ष्य से लिखित भी हों और पढ़े जा सके हों, उन्हें कहते हैं क्या, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। हम देखते जा रहे हैं क्या, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मुख्यतः कारण क्या है, 1842 में कुछ पत्थरों के औजार मिले, यानी 1842 में कुछ पत्थरों के औजार मिले, जिसके कारण इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल के 1842 में कुछ साक्ष्य मिले थे, कहाँ से, कर्नाटक के रायचूर से लिंग सुगर नामक स्थान से 1842 में कुछ पत्थरों के औजार मिले, जिसके आधार पे क्या, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसका खोज का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर प्राइम रोज के लिए। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि जो हमारा प्रागैतिहासिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, जैसे कि क्या, कि मानव की उत्पत्ति के बारे में। जो मानव की उत्पत्ति जो हुई थी, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी, ना कहीं और। तो प्रथम जनजाति थी तो उसे कहते हैं रामपिथिगस। रामपिथिगस जो शिवालिक हिमालय से 1924 में क्या मिले, साक्ष्य मिले थे। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, शिवालिक हिमालय से, जिसकी रिचर्ड लेवी ने की थी। दूसरी जनजाति हमारी हुई थी, वो थी ऑस्ट्रेलोथिकेसस। तीसरी जनजाति थी होमो इरेक्टस, जिसने सबसे पहले आपका प्रयोग किया। चौथी जनजाति हमारी कौन सी, निसेंडरटल। क्या, निसेंडरटल। पांचवी जनजाति थी क्रोमोगेनन। क्या, क्रोमोगेनन। छठी प्रजाति है होमो सैपियंस, यानी आधुनिक मानव। होमो सैपियंस को ही क्या कहते हैं, ज्ञानी मानव। क्या कहते हैं, ज्ञानी मानव, यानी कि वर्तमान का आदमी को क्या कहा जाता है, ज्ञानी मानव। यही हमारी जो छठी जनजाति है जिसमें आज हम जी रहे हैं, वो कौन सी है, होमो सैपियंस। और सबसे पहले आग का प्रयोग करने वाली होमो इरेक्टस जनजाति थी, जिसने मानव जाति जो होमो इरेक्टस थी, जिसने मानव जाति में सबसे पहले आग का प्रयोग किया था। अब प्रागैतिहासिक काल को हमने अभी बताया था कि 1842 में कर्नाटक के रायचूर के लिंग से पाषाणकालीन औजार जो प्राप्त हुए, उसके आधार पे इसे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। जैसे कि पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, पाषाण काल। इसे क्या, पत्थरों के औजारों के बनावट के आधार पर जो बांटा गया है, नंबर 1 क्या, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करें, इस टाइम के औजार काफी साइज में बड़े हुआ करते थे। कैसे, बड़े हुआ करते थे और भद्दे हुआ करते थे। इस काल में कुछ हम इसके पुरापाषाण काल से रिलेटेड कुछ बातें करते थे। पुरापाषाण काल में क्या, मानव की उत्पत्ति। पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, मानव की उत्पत्ति। इस काल में मानव की स्थिति कैसी थी, यायावर, यानी कि वो इधर उधर घूमता रहता, एक जगह नहीं थी और दयनीय थी, बहुत चीड़ टाइप की थी। बात करें इस टाइम के मानव जीवन की, तो पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन किस पर आधारित था, शिकार पे आधारित था। लेकिन पुरापाषाण काल में मनुष्य ने सबसे ज्यादा क्या, एक औजार का यूज किया, यानी एक औजार का यूज किया जिससे कहते हैं हस्त कुठार, यानी कुल्हाड़ी। जो कुल्हाड़ी है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में। कहाँ से, कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से। यानी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मानव ने सबसे पहले किस हथियार का, यानी किस औजार का प्रयोग किया, तो हमारा क्या आएगा, हस्त कुठार, यानी कि कुल्हाड़ी, यानी प्रथम प्रयोग किया जाने वाला औजार पुरापाषाण कालीन में, पुरापाषाण काल में यूज होने वाला प्रथम औजार यानी प्रथम हथियार क्या था मानव का, हस्तकुठार या कुल्हाड़ी। इस काल के लोग समूह में निवास नहीं किया करते, यानी क्या, पुरापाषाण काल में क्या, मानव एक समूह में ना रहकर अलग अलग रहना पसंद करता था। एक समूह में ना रहकर क्या, अलग अलग रहता। आग, और इसी काल में मानव ने सबसे पहले आग से परिचित हुआ था। क्या, पुरापाषाण काल में आग से परिचित हुआ किंतु प्रयोग नहीं किया। क्या, पुरापाषाण काल में मानव आग से परिचित तो हो गया था पर प्रयोग नहीं किया था।
हम देख सकते हैं पुरापाषाण काल में के मानव ने आग को जानकारी तो थी पर उसे प्रयोग में नहीं लाया। अब हम दूसरा आता क्या हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या था, पत्थरों के औजार जो थे वो उनका साइज पुरापाषाण कालीन की अपेक्षा कुछ छोटे हो गए और तीक्ष्ण हो गए। औजारों का जो साइज था लगभग 1 इंच से 5 इंच तक का हो गया, छोटे से लेकर थोड़ा 5 इंच का, लगभग आधा फीट के। इस काल में मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया। यानी क्या मध्य पाषाण काल में क्या था, मनुष्यों ने थोड़ा समूह में रहना प्रारंभ किया क्या, और पशुपालन का भी प्रारंभ कर दिया। मध्य पाषाण काल में क्या, लोगों ने पशुपालन का प्रारंभ किया। जो प्रथम पालतू क्या था इनका, कुत्ता। क्या जो इन्होंने पहला पाला जो था वो पालतू कौन बनाया इन्होंने, सबसे पहला पाला जाने वाला पशु कौन सा था, कुत्ता। तो हम एक देखते हैं मध्य पाषाण काल को और क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल का संक्रमण कालीन चरण कहा जाता है। ऐसा काल जहाँ से परिवर्तन एक साथ स्टार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, संक्रमण। तीसरा हमारा आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या, मनुष्यों ने आग का पूर्ण रूपेण प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि आग का पूर्ण रूप से क्या, आग का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए कहा जाता है आग की खोज कब हुई, तो हम ऑप्शन लगाते हैं नवपाषाण। लेकिन वास्तविक में आग से मनुष्य परिचित तो हो गया, क्या पुरापाषाण कालीन टाइम में ही हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से आग का प्रयोग कब किया, नवपाषाण काल में। तो इस जब आग की खोज हो गई तो अब क्या करेगा, मानव को बढ़िया भोजन खाने के लिए क्या, उसे पकाना प्रारंभ किया, यानी भोजन को बनाना पकाना शुरू कर दिया। और उसका काम किसमें करने लगा, आग का प्रयोग करने लगा किसमें, जंगल को साफ करने में, जंगल को साफ करने, मृतकों को दाह संस्कार में। और इसी मध्य नवपाषाण काल में क्या हुआ था, लोगों ने स्थायी बसावट करनी, यानी स्थायी बसावट होगी, यानी एक जगह रहना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे कि कृषि करना प्रारंभ कर दी। अगर कृषि करेंगे, वजन होगा, वजन को लाने के लिए उन्हें किसी गाड़ी की जरूरत हुई, और गाड़ी में क्या लगता है हमारा पहिया, तो पहिए का आविष्कार भी कब हुआ था, नवपाषाण। जब अनाज घर पे आएगा उसे रखने का जरूरत हुई तो उन्होंने क्या, मृद भांडे यानी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। क्या नवपाषाण काल में कि आग का पूर्ण रूपेण हमारा प्रयोग होने लगा, पहिए का आविष्कार करना किया गया। नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ की गई, मृद भांडों की हुई, और मृतकों के दाह संस्कार भी करना क्या प्रारंभ कर दिया नवपाषाण काल में। इसी काल के दौरान क्या मानवों ने जब घर पे बर्तन बन गए तो खाद्य सामग्रियों का संग्रह करना भी प्रारंभ कर दिया। कब, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रथम धातु कौन सी, तांबे का प्रयोग किया था किसने, मानव ने। और इनकी प्रथम फसल की बात करें, नवपाषाण कालीन की प्रथम रागी, जो कि उत्तर भारत से इसके क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट कुछ स्थान है पुरापाषाण कालीन, कुछ इम्पोर्टेंट स्थान है जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या, भीमबेटका 1 लाख से 3,000 के बीच के स्थान माना जाता है। इसकी स्थिति की बात करें, भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप। बात करें इसकी खोज की तो खोज 1957 में विष्णु श्रीधर कंकड़वाल के द्वारा की गई। और इसकी प्रसिद्धि किसके कारण है, इसकी प्रसिद्धि ये शिलाश्रम हैं कितने, 642 शैल चित्रकला प्राचीनतम साक्ष्य। यानी कि क्या, भीमबेटका क्या शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, जिसकी खोज कहाँ हुई, भीमबेटका की 1957 विष्णुधर कंकड़ करने की थी। ऐसे ही हमारा एक इम्पोर्टेंट स्थान कौन सा है, बुर्ज़होम जो कहाँ है हमारा, जम्मू कश्मीर में है। इसमें क्या है, ये नवपाषाण कालीन एक स्थान है। कहाँ इसका, नव जो बुर्ज़होम है वो नवपाषाण कालीन। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, बुर्ज़होम जो है स्थान जो है बुर्ज़होम, वो हमारा नवपाषाण कालीन स्थान है। नवपाषाण कालीन स्थान है तो हमें वहाँ से क्या देखने को मिला, हमें गर्तावास दिखाए हुए हैं, जमीन के नीचे गड्ढे खोद के रहने के क्या मिलते हैं, साक्ष्य। और ये क्या मिलता है हमें, बुर्ज़होम से क्या मिला, मानव के साथ कुत्तों का समाधान मतलब समाधियाँ, यानी कि मानव और कुत्तों को दोनों को एक साथ दफन करने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बुर्ज़होम से। कुछ इंपॉर्टेंट बात है और इम्पोर्टेंट चीज़ें से हम ध्यान में रखें। जैसे कभी क्वेश्चन में आ जाए कि सब धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, यानी धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन होगा कौन से, कोल्डी हवा इलाहाबाद। जहाँ से, कोल्डी हवा
इलाहाबाद। यानी धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो कोल्ड इलाहाबाद। अब आगे हम एक देखते हैं चावल से रिलेटेड। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, यानी कि चावल के जो हमारे क्या कहते खुदाई वगैरह हुई यानी उत्खनन वगैरह किया गया, तो चावल के सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले। चावल के सबसे चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल, जो कि गुजरात में है। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे है। और अगर ऑप्शन में आता है जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, यानी जले हुए चावल कैसे हो जाते हैं, काले, यानी काले चावलों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा। क्या याद रखेंगे, काला चावल से काली बंगा, यानी कि वो जो कहाँ है, राजस्थान। और प्राचीनतम कृषक बस्ती, यानी ऐसी बस्ती जिसमें सभी कृषक हों, जैसे उसको कहाँ साक्ष्य मिले हैं, वो हमें साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, जहाँ से हमें क्या गेहूँ जौ के भी साक्ष्य मिलते हैं। जिसके आधार पर सबसे प्राचीनतम कृषक बस्ती किसे माना जाता है, मेहरगढ़ को, जहाँ से हमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले। यहाँ हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं कि धान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इन पर घुमा दिया गया है। तो जैसे धान के खेती के, अगर धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की बात किया है तो कोल्डी हवा इलाहाबाद, और चावल के प्रथम साक्ष्य की बात की जाए तो लोथल। अगर जले हुए चावल के साक्ष्य की बात किया जाए तो हमारा आता है कालीबंगा। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए इन तीन क्वेश्चनों को एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से ध्यान में रख लेना चाहिए कि, और क्वेश्चन का ऑप्शन को सही क्लिक करने से पहले एक बार अच्छे से रीड करना हमारा आवश्यक होगा। क्योंकि हाँ देखो, इन तीनों क्वेश्चन घुमा दिया है कि तीनों ही एक देखा है एक जैसे लगते हैं, धान चावल और चावल, इनमें लेकिन क्वेश्चनों का आंसर अलग अलग है। जैसे प्राचीनतम चावल की खेती की बात कर रहा है तो क्या हमारे कोल्डिहवा जा रहा है इलाहाबाद, और प्रथम चावल की साक्षी बात करें तो लोथल आ रहा है, और ऐसे जले हुए चावल की बात कर रहा है तो हमारे किसकी बात कर रहा है, कालीबंगा से। यानी चीज एक ही है, जगह चेंज हो रही है, इसलिए क्वेश्चन को अगर इससे रिलेटिव आए तो उसे हमें थोड़ा रिलेट करके देखना होगा और अच्छे से ध्यान देना। ऐसे क्या प्राचीनतम कृषक बस्ती की बात कर रहा है तो मेहरगढ़ गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के